चैप्टर का नाम है दो चर में रैखिक समीकरण, ये ना है। तो पहले जो है ना, आज क्या करते हैं, इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि आखिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, कैसा होता है, इसके क्या गुण हैं। साथ ही साथ द्विघात समीकरणों को भी थोड़ा सा देख लिया जाएगा कि उसके क्या क्या गुण होते हैं, और उसके बाद में क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो चैप्टर का नाम है दो चरों वाले है कि चर में है? चरों वाले। ये रैखिक समीकरण, ये ना है। इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब होता है चर संख्या, और कांस्टेंट मतलब होता है अचर संख्या। एक ऐसा संख्या जो नहीं बदले वह है अचर, यानी कांस्टेंट। 1 2 3 4 ये जो है नहीं बदलने वाली संख्या है। जब भी कोई संख्या नहीं बदलेगी तो हम उसको मान लेंगे अचर, ठीक है। और जो संख्या बदल सकती है उसको मान लेते हैं हम चर संख्या, ठीक है। तो ये चर है और ये अचर है। यहाँ कह रहा है दो चर होने चाहिए, और कैसा होना चाहिए? रैखिक होना चाहिए, यानी चरों की संख्या तो दो हो और साथ ही साथ रैखिक हो। तो रैखिक का क्या यहाँ मतलब है, इसको समझते हैं। 9th में आप लोग पढ़े थे रैखिक या एक घाती, फिर द्विघात या द्विघाती, याद आ रहा है का? त्रिघात या त्रिघाती। तो आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। रैखिक या एक घाती का मतलब कोई भी समीकरण या बहुपद जिसका घात कितना हो। द्विघात या द्विघाती का मतलब कोई भी समीकरण हो, कोई भी पावर कितना होना चाहिए? अधिकतम 2 होना चाहिए। कोई भी समीकरण हो अगर पावर अधिकतम 3 है तो इसको कहेंगे त्रिघाती। घात एक वाला को रैखिक चाहे घाती, घात दो वाला को द्विघात या द्विघाती, घात 3 वाला को त्रिघात या त्रिघाती कहते हैं। इतना क्लियर है? रैखिक किसे करना है, द्विघाती किसे करना है, त्रिघाती किसे करना है, ये बात समझ में आया? घात एक होगा, यानी घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं या इंडेक्स भी बोला जाता है। यदि पावर या इंडेक्स एक है तो रैखिक कहेंगे, यदि पावर या इंडेक्स 2 है तो द्विघात कहेंगे या द्विघाती कहेंगे, या और पावर या इंडेक्स या घात जिसको कहते हैं अगर 3 है तो क्या कहेंगे? उसको त्रिघाती कहेंगे। इतना ठीक है? तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो कह रहा है चर कितने होने चाहिए, यानी एबीसीडी की उसमें संख्या कितनी दिखनी चाहिए? कम से कम 2 दिखनी ही चाहिए, कम से कम क्या अधिकतम भी। एबीसीडी की संख्या कितनी होंगी? और कह रहा है कि रैखिक होना चाहिए। रैखिक का मतलब उसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होना चाहिए? 1, यानी इसमें स्क्वायर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये खुशी की बात है, चल भाई स्क्वायर देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव यहीं पे देख लेते हैं। जिस समीकरण का, अब देखो समीकरण और बहुपद में बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। समीकरण और बहुपद आप लोग 9th में पढ़ के आए हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, समीकरण नहीं पढ़े थे। और 10th में आके पढ़ना है हमें समीकरण और बहुपद भी। तो इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? बस छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर। ये जो समीकरण होगा ना, इसमें बराबर दिया होगा नेसेसरी रूप से, या कई बार ग्रेटर देन लोअर देन का भी चिन्ह दिया रहेगा, लेकिन नेसेसरी रूप से बराबर रहेगा। और बहुपद में बराबर नहीं रहेगा। अगर बराबर दिया है क्वेश्चन में तो कहेंगे ये समीकरण है, अगर बराबर नहीं दिया है तो क्या कहेंगे? बहुपद है। अब जैसे कि ये सभी जो हमने लिखा है ये क्या है? समीकरण है कि बहुपद है? बहुपद है, क्योंकि किसी में भी हमने बराबर का चिन्ह नहीं दिया है। अगर इसी को हम लिख दें x बराबर 6 तो ये क्या हो गया? समीकरण। अगर इसी को लिख दें इसको 8x स्क्वायर प्लस 9x बराबर 0, क्या है ये? समीकरण है। 9x माइनस 6 बराबर 3y, क्या है ये? क्योंकि इसमें बराबर है। इसी को हम लिखें 9x माइनस 6 प्लस 3y, ये क्या है? बहुपद। ये क्या है? बहुपद समीकरण में अंतर समझ में आया?
बस यही बेसिक सा अंतर है बहुपद और समीकरण में। तो चूंकि यहाँ पे ये लिखे हैं तो इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लीजिए। जितना घात उतना ही हल, हल या आंसर कहो या शून्य कहो, हल हो, शून्यक हो, उत्तर हो, मान हो, सब एक ही है। तो यहाँ घात कितना है इसका, इसलिए इसके हल भी कितने होंगे, हल हो जाएंगे 1। ये द्विघाती है तो इसका घात कितना है, इसलिए इसके भी हल कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, या त्रिघाती त्रिघाती तो हल कितना होगा इसका, बात समझ आया। अगर रैखिक समीकरण दिया है तो उसके कितने हल होने चाहिए, 1। अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो उसका कितना हल होना चाहिए, अगर त्रिघात या त्रिघाती दिया है तो कितना हल होना चाहिए, ये देख करके समीकरण पता कर लेंगे। अब चलो ये बता दो इसके आंसर कितने आएंगे, 2, क्योंकि यहाँ घात इतना है। अच्छा, अगर हम इसको सोल्व करें, अभी सिर्फ हम एक ही चर में देख रहे हैं, 2 चर में नहीं, इसको सोल्व करें तो कितना आंसर आना चाहिए, क्योंकि घात कितना है, एक मान नहीं आएगा, एगो आंसर आएगा। कुछ भी ना कहते एगो, दूगो, 4 गो। अब 2 गो कह दिए मतलब 2 आंसर नहीं आएगा, 5 8 भी आ सकता है, 9 13 भी आ सकता है, -3 7 भी आ सकता है, लेकिन कौ आएगा, 2 गो। अगर रैखिक है तो कौ आएगा, अब एगो आंसर है तो कुछ हो सकता है, 5/2, 9 -7 6 कुछ भी, लेकिन कौ गो, एगो। अब जैसे कि हमने यहाँ एक समीकरण लिखा 6x² - 9x + 12, इसके कितने हल होंगे, 2। क्यों, घात यहाँ पर 2 है और जिसका जितना घात उतना ही आंसर होगा, इतना ही हल होगा। अब जैसे कि हमने लिखा 3 - 5x³ + 6x² = 0, कितना इसका आंसर आएगा, इसके कितने हल होंगे, क्योंकि इसका घात कितना है, ये समझ में आ गया। चलो इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम ग्राफ भी देख लेते हैं, ये दिख रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ चूंकि यहाँ पे घात कितना है, 1 है, तो इसका ग्राफ पर एक ही बिंदु होगा, और एक बिंदु होगा, सिर्फ बिंदु और बिंदु होगा, एक बिंदु नहीं। तो इसका जो रेखा आएगा वो एक सरल रेखा होगा। अब सरल रेखा इसे टेढ़े नहीं होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी होगा, एक सिंपल सीधा सा रेखा होगा। तो एक सरल रेखा होगा किसका, रैखिक समीकरण के ग्राफ। रैखिक समीकरण के ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होगा। बचा यहाँ पे द्विघात वाला, घात कितने है, तो ये 2 बार मुड़ेगा, और इसका ग्राफ जो होगा ये इस तरह से परवलय की तरह मुड़ा हुआ रहेगा, वृत्त की तरह नहीं। और ये जो घात 3 वाला है, इसका ग्राफ कितना बार मुड़ा रहेगा, 3 बार कम से कम। जैसे 1 2 है, 1 2 3। अगर कोई 4 घात वाला समीकरण लिख दें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका जो ग्राफ होगा कितने बार मुड़ा रहेगा, 4 बार, 1 2 3 1 4। बस समझ में आया। तो इस तरह से हम समीकरण देख करके उसका घात पता कर लेंगे। घात पता चल जाने के बाद हम उसका आंसर पता कर लेंगे कि आंसर कितने इसके होंगे, कितना होगा नहीं, कितने सारे आंसर होंगे, ये पता चल जाएगा। और इसे पता करने के साथ साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। इतना बात समझ में आया। उतारना है क्या ये सब, मेरे ख्याल से सब पढ़ा दिए हैं, फिर भी देख लो 2 मिनट, हम रुक जाते हैं अगर उतारना है तो। बस रोक दो उसको, रोक दो उसको। तो ये तो समझे 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। अभी सिर्फ समझे हैं रैखिक समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, चर का क्या महत्व है, ये सब समझे हैं। अब हमें स्पेशली समझना है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। चलो है ना, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण यानी चर की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो एगो x ले लेते हैं और एगो, और एक बात ध्यान रखना, जो संख्याएं हैं ना वो गुणा और भाग से अलग नहीं होती हैं, इनको एक ही संख्या गिन लिया जाएगा, एक ही पद गिन लिया जाएगा। तो कम से कम 2 पद होने चाहिए। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा जनरली प्लस या माइनस का दिखेगा। ये अभी समीकरण नहीं हो गया, अभी बस आपको समझा रहे हैं। और कह रहा 2 चर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, यानी यहाँ जो पावर होगा वो अधिकतम कितना होना चाहिए, 1, और न्यूनतम भी नहीं होना चाहिए 1.5 चाहे आधा
वैसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। और ये क्या है, हमने बताया समीकरण का मतलब उसमें बराबर होता ही होता है, तो इसमें बराबर भी होना चाहिए। अब बराबर होगा तो बराबर के बाद या तो जीरो होगा या कोई नेचुरल या कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकता है। ये जरूर नहीं कि जीरो ही हो, जीरो हो चाहे कोई भी संख्या हो सकता है। क्या हमेशा एक्स वाई ही रहेगा? एक्स वाई के साथ कोई भी संख्या आ सकता है। जो मेन फॉर्मेट है ना कुछ इसी तरह का होगा, जैसे कि हम देखो लिखते हैं 6x प्लस 8y बराबर 0। कितने चर, कितना घात, और ये बराबर है इसलिए यह समीकरण है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब जैसे कि 5x प्लस 16y बराबर 14, कितना है ये? दो चर है, घात कितने हैं और बराबर है, यानी समीकरण है दो चर में है, एक घात है यानी रैखिक है, तो दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। पहले समझ लो, तो दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। ठीक इसी तरह से और भी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने की बात की जाएगी ना तो यहाँ जीरो ही होना चाहिए, इसको ले लेंगे इधर। जब कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मानक रूप जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ हमें किसी भी हाल में क्या होना मिलना चाहिए, जीरो। और भी देख लेते हैं, जैसे 1/2x हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। 5y हो सकता है कि नहीं, प्लस 4 हो सकता है कि नहीं, बराबर 0। कितने चर, घात कितना, तो यहाँ पर रैखिक है, दो चर में है, समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। बात समझ आ रही है? इसी तरह से ये 2y प्लस 8x माइनस 13 बराबर 0, ये समीकरण हो सकता है का? एकदम हो सकता है। हमें चर उल्टा सीधा होने से क्या मतलब, दो चर है ना, घात एक है ना और बराबर है ना, तो हो गया, बात खत्म। बराबर है मतलब समीकरण है, चर दो है मतलब दो चर में है, घात एक है मतलब रैखिक है। एक घात है तो रैखिक है, दो चर है और बराबर इसलिए समीकरण है, तो दो चर वाला ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है। बार बार देख रहे हैं कि सब में कोई ना कोई ये जो दो है ना ये कॉमन ही है, ये दोनों कॉमन है, यानी x और y कॉमन है। यहाँ माइनस भी हो सकता है, जो नहीं कि प्लस हो, x y कॉमन है। और यहाँ भी कोई आ जा रहा है और कभी कभी नहीं भी आ सकता है, तो यहाँ कोई ना कोई है, और ये एक है और ये एक है, ये बार बार बदल रहा है। और कैसे संख्या, ये एक्स वाई चर है, एक्स वाई क्या है, चर है, एक्स वाई चर है। अच्छा ये जो है और ये कैसी संख्याएं हैं, अचर। यहाँ पर कोई ना कोई अचर बार बार बदल रहा है ना, तो हम यहाँ अचर की जगह पर a दे देंगे, इस अचर की जगह पर b दे देंगे और इस अचर की जगह पर। अब बताओ इसमें चर कितने हैं, अब आप कहिएगा 2 2 4 1 5, इतना दिमाग नहीं लगाना है। हम इसीलिए पहले क्लियरिफाई कर दिए हैं कि यह दो ही गो चर है, अब बाकी सब क्या है, अचर है। नहीं अचर है, ये अचर है, ये भी अचर है और ये भी, यानी a b और c क्या है, अचर है। a b और c अचर है और एक्स वाई क्या है, चर है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, निम्नलिखित में कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है या मानक रूप है, और ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ये भी रहेगा। फिर कहेगा ये तब संभव है जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप ये है यदि एक्स वाई चर है, एक्स वाई अचर है। इस तरह से ऑप्शन देगा जिसमें आपके पास सही ऑप्शन नहीं मिलेगा कि एक्स वाई इसमें क्या होगा और ए बी सी क्या होगा, अचर होगा। ए बी सी दिख रहा है तो इसको चर मत समझ लीजिएगा, यहाँ पहले ही कह दिया जा रहा है कि तीनों क्या होंगी, अचर होंगी। तो जैसे देख लो, अगर 6x प्लस 8y प्लस 12 बराबर 0, तो इसमें कितने चर हैं, कौन कौन चर है, x और y। अब बताओ इसमें अचर कितने हैं, कौन कौन, 6 8 और 12। चलो इतना समझ में आ गया। a कितना है, b कितना है, c कितना है, बता दो। हाँ तो x के साथ रहेगा वो 6, सॉरी x के साथ रहेगा वो हो जाएगा
और यहाँ पे कितना है, और जो y के साथ रहेगा वो b कितना है, और जो बिना एक्स वाई के रहेगा c कितना है। बात समझ में आया। इसी तरह से 7x माइनस 13y माइनस 8 बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना अपने, उल्टा सीधा नहीं है, एक्स है वाई या और बिना एक्स वाई क्या है बराबर में है 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। अब आपसे पूछा जाए कि ए का मान बताओ, बी का मान बताओ और सी का मान बताओ, तो बताइए ए कितना होगा, बी कितना होगा -13 और सी कितना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता है, मतलब वो -13 ही था। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी माइनस आता ना तो सिर्फ इसको 13 काउंट करते, क्योंकि फॉर्मूला जिसका मानक रूप है उसमें माइनस होता, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस मान के ही हम इसको माइनस रखेंगे। एबीसी पहचान आ जाएगा, आ जाएगा ना। उसके बाद में अब थोड़ा ये बताओ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। जैसे 2y प्लस 6x बराबर 12, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएं, पहले x वाला को रखेंगे, तब y वाला को रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, अब आ गया ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर यहाँ दिया हो 4x बराबर 6y माइनस 10, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा ये बताओ, दो चर में रैखिक समीकरण है कि नहीं है, चर कितने हैं, घात कितना है और बराबर है, इसलिए समीकरण भी है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपने, नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। यहाँ 4x इधर लाओ माइनस इधर लाओ, ये क्या चीज में हो गया, और सब यहाँ से हट गया तो क्या बचा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो ये जो है समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस सब की जरूरत है, हर एक स्टेप की जरूरत है। आगे एक्सरसाइज में जितने चीजों की जरूरत है वो सभी चीजें भी बता रहे हैं। अभी अगर ध्यान से अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। इस चीज को इग्नोर करके चलेंगे, फिर आगे आपको छापना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ गया। चलो आगे फिर देखते हैं थोड़ा देर में। पहले अगर किसी को नोट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो हम 2 मिनट रुकते हैं, आप लोग भी आराम कर लो। तो ये था सिर्फ दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब जो चैप्टर है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक शब्द युग्म, युग्म को हम लोग कहते हैं जोड़ा, यानी पेयर, पेयर या जोड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा समीकरण की बात की जाएगी, यानी समीकरण जो होगा यहाँ पे कितना होगा, एक समीकरण। चलो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर एक जोड़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, जैसे कि एक होगा ऐसा समीकरण और एक और इसी तरह का कुछ समीकरण होगा। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है उदाहरण के लिए। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन में कितने समीकरण दिए गए होंगे, दो समीकरण दिए गए होंगे, और तब इसको कहा जाएगा कि इसको हल करो और एक्स वाई का मान निकालो, ऐसा मान जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो दो समीकरण की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। अब इसमें जो है ये दोनों क्या है, ए है, ये दोनों क्या है और ये दोनों क्या है। अब इसको ए कहें कि इसको ए कहें, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, नहीं होगा कंफ्यूजन। हम कहें ए का मान बताओ, कितना बताओगे, नहीं 6 का मान तो नहीं हो सकते हैं, या तो 6 कहेंगे या तो। अब आप कैसे समझिए कि हम कौन सा पूछ रहे हैं, 6 वाला पूछ रहे हैं हमारे मन में है कि 2 वाला पूछ रहे हैं, तो इसके लिए फिर माइंड रीडिंग पढ़ना होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैथ में कुछ व्यवस्था कर दिया गया, कहा गया इस पहली की समीकरण है और ये है दूसरी की। तो कहें है में जौन जो रहेगा सब में 1 1 लगा देंगे, इसमें जौन जो रहेगा उसमें सब में क्या लगा देंगे। तो a1 का मान कितना, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान और c2 का मान। ठीक है, समझ में आया। एक और लिख दें क्या, जैसे कि ऊपर लिखे हैं 5y, चलो 6x माइनस 5y माइनस 9 बराबर 0 और 2x प्लस 7y माइनस 4 बराबर 0। अब बता दो a1 का मान कितना होगा, a2 का मान कितना होगा,
B1 का मान कितना होगा, गलत, माइनस B2 का मान, C1 का मान, C2 का मान। चलो इतना समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे पहले तो क्या लिखते थे, ax प्लस by प्लस बराबर, और इसका लिखते थे तो क्या लिखते थे, ax प्लस by प्लस बराबर, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा ना। तो इसलिए जोड़ा वाला में क्या किया, क्या व्यवस्था किया गया, 1 1 1 ना, इसमें 2 2 और 2, यानी कि अब यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन याद हो गया। कहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, व्यापक कहे चाहे मानक भी कहे, हालांकि मानक ही पूछेगा, व्यापक नहीं पूछेगा, क्या रूप है, तो कहेंगे पहले का समीकरण का a1x b1y और बराबर दूसरी का a2 प्लस प्लस बराबर, बात समझ में आया। अगर एगो समीकरण होता है a1 a2 b1 b2 देने का जरूरत, अगर क्लास में एगो रामू हो तो सिर्फ रामू कहेंगे, और 4 गो रामू आ जाए तो क्या कहेंगे, रामू 1 रामू 2 रामू 3 रामू 4 कहेंगे ना। तो जब समीकरण एक ही हो तो कोई झंझट वाली बात नहीं है, और समीकरण एक से ज्यादा हो तो फिर झंझट हो ही जाता है। तो ये हो जाएगा आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। अब इससे आपको बनाकर क्वेश्चन लाना है, सबका a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख के लाना, जैसे ये हम लोग लिख रहे थे ना वैसे ही नोट कीजिए। नोट करो करो सब जल्दी से। चलो 6 क्वेश्चन है, बंद कर दो।